आज बात करते हैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस जजमेंट के बारे में, सैलमन वर्सेस सैलमन। इस केस में मिस्टर सैलमन, जिनका कि एक लेदर शू बिजनेस था, उनका एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था, बट ही वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसी के लिए एक कंपनी फॉर्म करी गई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ट्रांसफर्ड ऑल इट्स एसेट्स लाइक इट्स फैक्ट्री, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। और इसके बदले में सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने शेयर्स दे दिए एरन सैलमन एंड उनकी फैमिली मेंबर्स को। तो अब सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में टोटल 7 शेयर होल्डर्स हो गए, जो कि उस टाइम के कंपनीज एक्ट 1862 की रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे जैसे दिन बीते, दिस कंपनी स्टार्टेड फेलिंग एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को डर लगने लगा, तो वो अपने पैसे इनसे वापस मांगने लगे। असल में बात ये थी कि अब सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के पास पैसे थे ही नहीं, एंड हेंस इट वेंट इनटू लिक्विडेशन. The unsecured creditors started accusing Mr. Aaron Salmon of defrauding them. And उन्होंने ये कहा कि ये कंपनी शुरू ही इसलिए करी गई थी ताकि क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड किया जा सके। अब वो लोग मिस्टर एरन सैलमन को पर्सनली लायबल ठहराने लगे, यानी कि उनके पर्सनल असेट्स पर भी हक जमाने लगे। Now, when this matter went to the court, the House of Lords gave a landmark judgment. The final decision was given in favor of Mr. Aaron Salmon, ये बोलकर the sale of the assets from the sole proprietorship firm to Salmon and Company Limited was completely bona fide, यानी कि वो एकदम सही था। दूसरी बात, कंपनी फॉर्म करने के लिए कंपनीज एक्ट 1862 में जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई थी, वो सारी मिस्टर एरन सैलमन ने पूरी करी थी, और इसीलिए द कंपनी वाज वेरी मच लीगल। तीसरा रीजन, इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं था कि मिस्टर एरन सैलमन ने ये कंपनी क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के सोल पर्पज से ही बनाई थी। लॉर्ड्स ऑल्सो सेड कि क्रेडिटर्स ने अपने राइट्स को समय रहते इस्तेमाल नहीं किया, और क्रेडिट देने के वक्त कंपनी के ऑपरेशंस को एंड फाइनेंशियल्स को अच्छे से चेक नहीं किया, जिसके कारण उनके साथ ये मिसफॉर्च्यून हुआ। Hence, it was finally held that if a company has been legally incorporated following all the rules of incorporation, तो it will have its own separate legal entity than the shareholders, यानी कि उस कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग माना जाएगा, और इसीलिए शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट्स, इवन दो वो डायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस केस में तो फ्रॉड का एक्चुअली कोई सिनेरियो नहीं था, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी एक्चुअल फ्रॉड के केस में जहां पर शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, वो फिर भी बच के भाग सकते हैं? जानने के लिए देखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।